नमस्कार। क्या कभी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जिसने आंखों से नहीं बल्कि दिल और कानों से निशाना साधा हो? आज हम 12वीं सदी के भारत के एक महान शासक पृथ्वीराज चौहान, उनकी कहानी के कुछ खास पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी ये चर्चा आधारित है पृथ्वीराज चौहान शौर्य और सम्मान की गाथा नाम के एक स्रोत पर। हाँ, ये स्रोत उनके जीवन के कई अहम पड़ावों पर रोशनी डालता है। तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे? संक्षेप में कहें तो 12वीं सदी में दिल्ली और अजमेर के शासक। उन्हें अक्सर आखिरी महान हिंदू सम्राट भी कहा जाता है उत्तर भारत का। आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के जरिए उनकी वीरता, उनकी वो मशहूर प्रेम कहानी और उनके जीवन का जो आखिरी दौर था उसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है कि 12वीं सदी में दिल्ली और अजमेर का शासन कितना रणनीतिक था। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये सत्ता के केंद्र थे। हाँ, मतलब व्यापार और राजनीति दोनों के लिए अहम। सही। गंगा के मैदानों और पश्चिम के बीच का मुख्य रास्ता यहीं से। तो चौहान का यहाँ होना उस वक्त के शक्ति संतुलन को दिखाता है। अच्छा। स्रोत ये भी बताता है कि वो खुद भी व्यक्तिगत तौर पर कमाल के योद्धा थे। असाधारण धनुर्धर और तलवारबाज। हाँ, उनकी सैन्य कुशलता का जिक्र है। और यही बात दिलचस्प होती है मोहम्मद गौरी से उनका संघर्ष। स्रोत के मुताबिक शायद 16 बार युद्ध हुए। हाँ, ये आंकड़ा दिया गया है। 16 बार भिड़ंत हुई और कहते हैं शुरुआती 15 बार पृथ्वीराज जीते। 15 बार। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये लगातार संघर्ष और चौहान की जो शुरुआती सफलताएं थीं, वो ध्यान खींचती हैं। स्रोत इशारा करता है कि ये शायद उनकी बेहतर रणनीति या इलाके की समझ का नतीजा थी, महज आंकड़े नहीं है ये। उस समय का युद्ध कौशल दिखाता है ये, और उनका दृढ़ संकल्प भी। अच्छा, लेकिन युद्ध और राजनीति के अलावा कहानी में एक और पहलू है, संयोगिता। उनका स्वयंवर, उनकी प्रेम कहानी। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी की तरह नहीं देखता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी और वो भी एक शक्तिशाली राज्य था। तो पृथ्वीराज का उन्हें स्वयंवर से ले जाना, जैसा कहा जाता है, वो सिर्फ रोमांस नहीं था। अच्छा, मतलब इसमें भी राजनीति थी। हाँ, स्रोत के अनुसार इसने दिल्ली, अजमेर और कन्नौज, इन दो बड़े राजपूत राज्यों के बीच जो तनाव पहले से था, उसे खुली दुश्मनी में बदल दिया। तो ये व्यक्तिगत चीजों का असर राजनीति पर पड़ा। बिल्कुल, ये उस समय के जटिल समीकरणों को दिखाता है। लेकिन फिर ये जीत और प्रेम का सिलसिला हमेशा नहीं चला। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, यहाँ कहानी पलट जाती है। स्रोत बताता है कि उन्हें हार मिली और वो बंदी बना लिए गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक निर्णायक मोड़ था। और सवाल उठता है कि इतनी जीतों के बाद अचानक ऐसी हार। हाँ, स्रोत कोई एक सीधा कारण नहीं बताता, पर शायद गोरी की बेहतर तैयारी, रणनीति में बदलाव और शायद राजपूतों में आपसी तालमेल की कमी। ये भी एक संभावना है जिसकी तरफ स्रोत इशारा करता है। यह हार सिर्फ पृथ्वीराज की नहीं थी, इसने पूरे उत्तर भारत का इतिहास बदल दिया। और यही बंदी जीवन में वो घटना आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, शब्द भेदी बाण। स्रोत कहता है कि कैद में रहते हुए भी सिर्फ आवाज सुनकर उन्होंने गोरी पर निशाना साधने की कोशिश की। हाँ, शब्द भेदी बाण, आवाज सुनकर लक्ष्य भेदना। स्रोत इसे उनके असाधारण कौशल और हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक बताता है। अब ये ऐतिहासिक रूप से कितना सच है, कितना नहीं, ये बहस का विषय है। ये लोक कथा ज्यादा हो सकती है। हो सकता है स्रोत भी शायद इसे तथ्यात्मक दावे से ज्यादा एक प्रेरणा की तरह देखता है, लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि हार में भी प्रतिरोध कैसे जिंदा रहता है, कैसे किंवदंतियां बनती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, खासतौर से स्रोत पृथ्वीराज चौहान शौर्य और सम्मान की गाथा के नजरिए से? शायद यही कि वीरता और सम्मान सिर्फ जीत में नहीं है, हाँ, बल्कि उस जज्बे में है जो हार नहीं मानता और जीवन के आखिरी पल तक भी अपनी मूल्यों पर टिके रहना, जैसा स्रोत कहता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी और खासकर ये शब्दवेदी बाण वाली बात, ये सदियों बाद भी लोगों के मन में इतनी गहरी क्यों बसी हुई है? इतिहास और लोक कथा का ये जो मेल है, ये हमें अपने नायकों के बारे में और उनकी कहानियों से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में क्या सिखाता है? सही कहा।